एक जमाना था जब हमारे देश में एक गाड़ी खरीदने के बाद लोग ये सोचते थे कि अब पूरे जीवन इसी गाड़ी को चलाएंगे। घर के बाद अपनी गाड़ी खरीदना किसी सपने के पूरा होने जैसा होता था। गाड़ी पूरे परिवार की शान हुआ करती थी और लोग गाड़ियों को भी अपने परिवार का सदस्य ही मानते थे, एक अहम हिस्सा, और अपनी गाड़ियों को बेहद संभाल कर रखते थे। लेकिन अब लोग ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि भारत सरकार ने आपकी पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने यानी कि कबाड़ में तब्दील किए जाने की एक योजना बनाई है। बजट 2023-24 में वित्त मंत्री ने नई वाहन स्क्रैप पॉलिसी को लेकर बड़े ऐलान किए हैं, जिसके तहत अब आपकी पुरानी गाड़ियां सड़कों पर नहीं दिखेंगी। अब सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो इसी साल 1 अप्रैल से लागू हो जाएगा। सरकार के सख्त कदम के बाद आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल कौंध रहे हैं। लोग इसकी जरूरत को लेकर भी सवाल कर रहे हैं। सवाल इस पॉलिसी को लेकर बने नियम को लेकर है, लोगों के अधिकारों कर्तव्यों को लेकर है, जिसका जवाब आज हम आपको आपका कानून के इस अंक में विस्तार से समझाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। तो आपका कानून के इस एपिसोड में हम बात करेंगे गाड़ियों को स्क्रैप करने की जो पॉलिसी बनी है, दरअसल वो पॉलिसी क्या कहती है, क्या नियम है उसमें। साथ ही हम बात करेंगे क्या है स्क्रैप पॉलिसी से फायदा, यानी कि लोगों को जो रियायतें दी जाएंगी उससे लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंचेगा। वाहन कबाड़ नीति की जरूरत ही क्यों पड़ी है, इससे भी हम समझेंगे। स्क्रैप सर्टिफिकेट के साथ रियायतों की क्या है गारंटी और क्या कहता है मोटर व्हीकल एक्ट 1988। इन सारी बातों को विस्तार से समझेंगे और लोगों को जो कानूनी बाधाएं आती हैं, जो उन्हें इसके पीछे के कानूनी पक्ष को समझना है, इसको भी आप तक विस्तार से पहुंचाएंगे। आपको बता दें कि सड़क परिवहन मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन रूल 1989 के चैप्टर 3212 में बदलाव किया था और इसके जरिए पुरानी कार के मार्केट के रेगुलेशन इकोसिस्टम को सुदृढ़ यानी कि मजबूत करने की कवायद की गई। नियमों में बदलाव को लेकर कहा जा रहा है कि इससे आम लोगों को कई फायदे होंगे और ये बदलाव इसी साल 1 अप्रैल यानी कि 2023 से लागू हो जाएंगे। आप भी अपने सवाल हमसे पूछिए, जाने कैसे मिलेगा आपको आपका हक, क्या है ये पॉलिसी और इसको लेकर आपके अधिकार क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, आपके कर्तव्य क्या है। देश के जाने माने वकील और एक्सपर्ट आपके सवालों का जवाब देंगे। आप हमें मेल कीजिए आपका कानून.sansartv@gmail.com पर। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक बेहद खास पैनल मौजूद है। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं दुष्यंत पराशर, आप अधिवक्ता है सुप्रीम कोर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका संसद टीवी में। और ऑनलाइन मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीके बैनर्जी, आप कार्यकारी निदेशक हैं सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। बहुत स्वागत है आपका सर। साथ ही ऑनलाइन मेरे साथ जाने माने ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट टूटू धवन भी जुड़ रहे हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत संसद टीवी में। चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहला जो सवाल है वो पीके बैनर्जी जी आपसे पूछना चाहूंगी। ये जो नई पॉलिसी है, इसे लेकर सबसे पहले आपका टेक, क्योंकि लोगों के मन में इसको लेकर बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, बहुत तरह के सवाल हैं, वो समझना चाहते हैं पॉलिसी क्या है। अमृता जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को आपने इस चर्चा में बुलाया। आज अगर आप देखें कि सस्टेनेबल मोबिलिटी की जो हम बातें करते हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वातावरण, रोड सेफ्टी, फ्यूल एफिशिएंसी और कन्वीनियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पुरानी गाड़ियां हैं जो अभी चलने योग्य नहीं रह गई हैं, उनको रिप्लेनिश करना बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप देखें तो 2002 में जब नई दिल्ली में समस्या थी पोल्यूशन की, उस टाइम ऑटो फ्यूल पॉलिसी की फर्स्ट माशेलकर कमेटी की रिपोर्ट बनी थी जिसमें 32 रिकमेंडेशंस थे। उसमें से एक रिकमेंडेशन था फ्लीट मॉडर्नाइजेशन। लेकिन कई कारणों से, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है, सरकारों ने कोशिशें की थी लेकिन संभव नहीं हो पाया था। लेकिन मोदी सरकार की पहल के दृढ़ निश्चय विश्वास के साथ उन्होंने एक ऑटो पॉलिसी लाई है जो सबको साथ लेकर चलने वाली पॉलिसी है। और इस पॉलिसी में ऐसी सारे नियमों का विधान किया गया है जिससे कि लोग एनकरेज होंगे और पुरानी गाड़ियां कम से कम नहीं तो
अगर आप देखें तो रोड पे आज 30 करोड़ गाड़ियां हैं और कम से कम 1 करोड़ गाड़ियां जो हैं वो अपनी एंड ऑफ लाइफ को एक्चुअली कर चुकी हैं पूरी। इसलिए जरूरी है कि उन गाड़ियों को रास्तों हटाना है, नहीं तो तरह तरह की समस्याएं हैं। जो गाड़ियां चल नहीं पा रही हैं वो रास्तों में खड़ी हुई हैं, उसका स्क्रैपेज नहीं हो पा रहा है, और जो गाड़ियां चलने योग्य नहीं है वो रोड सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही खतरनाक है। जी और उसके चलने से अगर आप देखें तो पुरानी गाड़ियों के कंपैरिजन में अभी की जो गाड़ियां हैं उसमें पोल्यूशन भी कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी भी उसकी अच्छी है। तो अगर उसको रिप्लेस करके नई गाड़ियां लाएंगे तो हमें बहुत फायदे होंगे। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे नियमों में बदलाव किया है और एक फैसिलिटेशन किया है, रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी बना के उसमें सीएमवीआर के कानून में संशोधन करके। जी और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसका लाभ उठाएंगे सभी जिनके पास पुरानी गाड़ियां हैं और उसको बदलेंगे नई गाड़ियों में। उससे हमारी मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन भी जी बेटर होगी। बिल्कुल। एक और बात है कि अगर पुरानी गाड़ियों को हम हटाते हैं तो उससे जो मटेरियल निकलता है उसको कहते हैं सेकेंडरी सोर्स ऑफ मटेरियल, वो भी फायदे होते हैं। एल्यूमिनियम है, फेरस है, नॉन फेरस है, उस तरीके की चीजें भी हमें एक्चुअली फायदा देती हैं। और द कॉस्ट ऑफ द व्हीकल जो आदमी स्क्रैप करेगा जब वो नई गाड़ी खरीदेगा तो तरह तरह के उसमें अच्छे फायदे सरकार ने नियम में बनाए हैं, जैसे उनको रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में वेवर के साथ 25% बेनिफिट मिल सकता है अगर वो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट ले जाएंगे तो। जी और उनमें तरह तरह की संभावनाएं भी उन्होंने रखी हैं कि एक व्हीकल को एक्सचेंज जब किया जाएगा दूसरे व्हीकल से सो उनका जो ट्रेडेबल सर्टिफिकेट है उससे फायदे होंगे। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो वाटर एक्ट, एयर एक्ट को समझते हुए सीपीसीबी ने भी बहुत सारी गाइडलाइन बनाई है। स्टील मिनिस्ट्री की अपनी एक गाइडलाइन है, रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री की अपनी गाइडलाइन है, और अभी रिसेंटली सरकार ने एक नियम निकाला है कि 15 साल की जितनी पुरानी गाड़ियां हैं सरकार की उसको मैंडेटरी स्क्रैप किया जाएगा। इस बजट में उसके लिए प्रावधान भी किया गया है। तो एक बहुत अच्छी बात है कि सरकार ने एक योजनाबद्ध तरीके से पॉलिसी इंटरवेंशन किया है, रेगुलेशंस बनाए हैं, स्टैंडर्ड्स बनाए हैं और सपोर्ट दे रहे हैं, जिससे कि पुरानी गाड़ियों का एक्चुअली परिवर्तन बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से इसको स्क्रैप किया जा सके। और जैसा कि आप भी कह रहे थे, चाहे बात पर्यावरण की हो, अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने की हो, या इंडस्ट्री को कच्चा माल देने की हो, रोजगार सृजन की हो, जो लोग नई गाड़ियां लेंगे उनको रियायतें देने की हो, तमाम तरह की जो फायदे हैं वो सरकार ने गिनाए हैं। लेकिन टुटू धवन जी, यहाँ पर मैं आपको जोड़ना चाहूंगी। एक आम आदमी अभी भी परेशान है, वो ये समझ रहा है कि मैं अपनी गाड़ी अगर स्क्रैप करवा दूंगा, नई गाड़ी लेना, नया बजट, और स्क्रैप करवाने के बाद ये जो रियायतें हैं वो मिलेंगी नहीं मिलेंगी, किस हद तक मिलेंगी, फायदों को लेकर वो समझना चाहता है कि दरअसल उसे सीधा फायदा कैसे होगा। आप बहुत सरल भाषा में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो हमने जो गाड़ी अपनी पुरानी देखता है उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि जो जो गवर्नमेंट ने प्रावधान बनाए हैं इन टर्म्स ऑफ रिबेट्स एंड टैक्सेस, वो सब साथ साथ ऑन द स्पॉट मिलने चाहिए। दूसरी बात यह है कि हमारे जो ट्रेडिशनली देखा जाए तो हम वी आर नॉट इन द हैबिट कि हम नई गाड़ियां खरीदें। कई लोग तो ऐसे हैं जो कॉमन मैन जिसको आप कहते हैं कि वो अपनी लाइफ टाइम के अंदर एक ही गाड़ी खरीद सके थे फॉर व्हाट एवर रीजन एंड दे कुड नॉट बाय सेकंड वन, तो वो चाहते थे कि वो इट शुड लास्ट देम टिल आर इन दिस वर्ल्ड, तो वो नहीं हो सकेगा। और साथ साथ में इनकन्वीनियंस टू द सीनियर सिटीजन्स। अब आप उनकी देखिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स में हैं या को इंडस्ट्री में हैं, दे ऑल ट्राई कि जिस वक्त हमारे लास्ट 3-4 साल रह जाते हैं रिटायरमेंट से पहले, कि एक नई गाड़ी खरीद लें एंड दैट शुड लास्ट देम फॉर देयर लाइफ टाइम आफ्टर दैट। अब एक आदमी 58 इयर्स का या 60 इयर्स का जो रिटायर होगा तो वो 15 साल के बाद आप समझ लीजिए वो कि 73 साल का होगा, स्टिल हेल एंड हार्टी, एंड अभी कोई ऐसे नहीं है कि उनको अभी भगवान जल्दी बुला लेगा।
Now, for those sort of people to take out new investment, 10 लाख की या 15 लाख की या 20 लाख की, it becomes quite a major job, क्योंकि वो उन्होंने तो अपनी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट कर रखी है जिसके ऊपर उनको रिटर्न आती है और अपने उनके किचन एक्सपेंसेस और रोजमर्रा के खर्चे निकलते हैं जी। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा इश्यू है। ठीक है। और ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी गुड मूव। ये बात तो देयर इज नथिंग टू थिंक अबाउट कि पुरानी चीज को डेफिनेटली हमको वी हैव टू डिस्पोज ऑफ। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों की आदतें नहीं है कि हम पुरानी चीज को फेंक दें। हम वी ऑलवेज ट्राई कि इस अलमारी में रख दें या उसके किसी और जगह में रख दें जी। और हमको जब जरूरत होगी तो हम निकालेंगे और वो जरूरत कभी पड़ती ही नहीं। कई बार तो भूल भी जाते हैं कि हमने क्या चीज कहाँ रखी। तो ऐसे ही ये गाड़ियां भी, जैसे आपने देखा कि ये 15 साल और 10 साल की जो पकड़ हो रही है गाड़ियों की, उससे कॉलोनीज की जो सड़कें हैं और पार्किंग्स हैं घर के सामने की, वो काफी उनको फर्क पड़ा है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, क्योंकि केयरलेसली लोगों ने अपनी गाड़ियां छोड़ रखी थी सिर्फ एक जगह को कब्जा करने के लिए। किसी ने टूटा हुआ स्कूटर रखा, टूटी हुई मोटरसाइकिल रखी, टूटी हुई गाड़ी रखी या घर के आगे गमले लगा दिए। बिल्कुल, कुल मिला के टूडू धवन जी जो फायदे हैं वो डायरेक्ट हमें दिख रहे हैं। सिर्फ ये नहीं देखना अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से कितने फायदे हैं, लॉन्ग टर्म में किस तरह के फायदे हैं, इकोनॉमी को कैसे बूस्ट कर रहा है, कैसे इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद है, कैसे पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, इन सारी चीज़ों को होल में हमें देखना होगा। मैं अब चर्चा में आपके पास लौटूंगी, लेकिन मैं दुष्यंत पराशर जी को शामिल करना चाहूंगी और मैं समझेंगे कि इसके पीछे का जो कानूनी पहलू है वो क्या है और कितना महत्वपूर्ण है। दुष्यंत जी, ये जो वाहन कबाड़ नीति है, सवाल सबसे पहले यही उठ रहा है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी और इसके जो लीगल पहलू हैं उसको मैं चाहूंगी आप समझाएं। दैट्स राइट। आपको बताऊं, भूरेलाल कमेटी एक बनी थी। ठीक है। एमसी मेहता एक केस है सुप्रीम कोर्ट में जो लगातार चला आ रहा है वेरियस इन्वायरमेंटल इश्यूज पे। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने भूरेलाल कमेटी अपॉइंट किया। ठीक है। भूरेलाल कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया और ये बताया कि जो पोल्यूशन है, जो कैओटिक कंडीशन है, उसको इम्प्रूव करने के लिए कैसे कैसे फेज्ड मैनर में चलेंगे। ठीक है। तो उसके लिए पहला था ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, कमर्शियल व्हीकल्स, नॉन कमर्शियल व्हीकल्स, और उसके बाद वहां से ये शुरुआत होती है 1998 में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से। 3 जज बेंच जजमेंट था जस्टिस एस आनंद साहब का। उसके बाद फिर 1996 में एक जजमेंट आता है लीड फ्री पेट्रोल का, जिसमें कि पोल्यूशन को फ्री करना है। ठीक है। वहां से जेनेसिस शुरू होता है। एमसी मेहता एक पर्यावरणविद हैं, एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं जो किस तरह के इश्यूज को उठाते रहे, और ये पीआईएल अभी भी ऑनगोइंग पीआईएल है जो सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर करता है टाइम। बहुत सारे इसमें बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव चीज हैं, लेकिन वो किसके लिए अप्लाई होता है? दोज हु आर इन हायर अप, जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसके लिए तो ये डेट्रीमेंटल है। महत्वपूर्ण सवाल उठाया आपने। पीके बनर्जी जी, मैं चाहूंगी आप इस पे अपना मत रखें, क्योंकि जैसा कि पराशर कह रहे हैं कि जो हायर लेवल है उनके लिए ये कंफर्टेबल है, बट जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसके लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति। आप क्या टेक देंगे इस पर? अमृता जी, दुष्यंत जी ने जो बातें कही उसमें 2 पहलू हैं एक्चुअली जो मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूं। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर था उसके हिसाब से एक्चुअली 15 और 20 साल की गाड़ियां, मतलब 10 साल की डीजल गाड़ियां और 15 साल की पेट्रोल गाड़ियां एनसीआर रीजन से बाहर निकलेंगी। सरकार ने जो सीएमवीआर में स्क्रैपेज का प्रोविजन बनाया उसमें कोई मैंडेटरी आपको 15 या 20 साल की गाड़ियां निकालनी है प्राइवेट वाली, उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। जैसा दुष्यंत जी ने कहा, उस का समाधान सरकार ने निकाला है और उनका ये कहना है कि 15 और 20 साल की जो प्राइवेट गाड़ियां हैं उनको मैंडेटरी टेस्टिंग किया जाएगा। अगर वो टेस्टिंग में फेल होती हैं, जो मापदंड है गाड़ी रोड में चलने की, अगर उसमें वो फेल होते हैं तो फिर वो स्क्रैपेज के लिए, डीरजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगी। तो मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि 10 साल और 15 साल की जो मैंडेट है वो एनजीटी का मैंडेट है, सरकार का मैंडेट नहीं है। और जो 15 साल का मैंडेट है वो सरकारी गाड़ियों के लिए मैंडेट है, प्राइवेट गाड़ियों के लिए नहीं है। तो इसीलिए सरकार ने एक बहुत ही मिला जुला, एक सबको साथ लेकर एक ऐसी पॉलिसी बनाने की कोशिश की है। और जैसा आपको मालूम है कि कभी भी कोई भी नई बड़ी स्कीम आती है तो उसमें धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। तो आई कंप्लीटली अग्री, मैं दुष्यंत जी की इस बात से अग्री करता हूं कि जो कैश टू क्लंकर स्कीम जो ग्लोबली
दिया गया था, जिससे एक्चुअली कस्टमर इंसेंटिवाइज होता है और फिर जाता है अपनी गाड़ियां स्क्रैप कराने के लिए। इसलिए कुछ क्रैश टू क्लंकर स्कीम का प्रावधान होना चाहिए, तभी जाके प्राइवेट जो कस्टमर है वो अपनी गाड़ियों को स्क्रैपेज के लिए जाएगा। तो जी। ये मैं थोड़ा सा कहना चाह रहा था कि इस तरीके के इसमें नुआंस्ड पोजीशनिंग है, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, क्योंकि सरकार ने इस बात को माना है, जो दुष्यंत जी कह रहे हैं कि इस तरीके की जो समस्याएं हैं, इसीलिए इस तरीके 3 तरह के अलग अलग प्रावधान किए गए हैं उनके रूल्स में। ठीक है, आपकी बातों पर दुष्यंत जी कुछ कहना चाहते था हैं? कि इस एक भय जो है इस पॉलिसी से, एक पॉलिसी में एक क्लियर हेडिंग होना चाहिए था दैट द एज फार एज नॉन कमर्शियल व्हीकल इज कंसर्न, मैंडेटरली देयर वुड बी ए टेस्ट को मैंडेट बनाते, एंड देन यू से दैट इन एक्सट्रीम सिचुएशन यू कुड हैव गॉन फॉर स्क्रैप। लैंग्वेज बहुत क्लियर होना चाहिए था इफ यू सी दिस पॉलिसी। इसलिए इस पॉलिसी को आम जनमानस इसको कभी उतने फिटनेस सर्टिफिकेट को लेकर तो बात की गई फिटनेस सर्टिफिकेट दैट्स ऑल, शुरू में भी था, आज भी है। हाँ। फिटनेस सर्टिफिकेट हुआ, पोल्यूशन हुआ सीपीसीबी का, दीज ऑल आर वेलकम। एज फार एज स्क्रैपिंग इज कंसर्न में एक क्लॉज आना चाहिए था दैट स्क्रैप यू विल बी स्क्रैप्ड ओनली व्हेन इट इज इन एक्सट्रीम, रेस्ट all non-commercial vehicle, rather private vehicles, will not come under the purview of scrapping. तो ये जो small nuances हैं, जैसा बताया अपने बैनर्जी साहब ने, ये nuances कॉमन पब्लिक को नहीं है, और कॉमन पब्लिक आज कह रही है कि आप एपेलेबल स्कीम लेके आते, जिससे कि ये जो गाड़ी कमाई का पैसा जो गाड़ी के रूप में यहाँ खड़ा है, उसको मैं, अगर इट इज सो पोल्यूटिंग फॉर द एनवायरमेंट, इतना ज्यादा इससे पोल्यूशंस आ रहे हैं जिससे कि हमारा रेट एक्यूआई बढ़ रहा है, वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट टिल द टाइम इट इज गुड एंड प्लेएबल। सिर्फ पोल्यूशन का इशू नहीं है, सिक्योरिटी का भी इशू है, पुरानी गाड़ियों से एक्सीडेंट होने की भी मैम, आई टोटली एग्री विद दैट, बट एज फार एज दैट इज 1 crore, एज धवन साहब हैड सेड, सो दोज फॉर 1 crore, the rest 135 crore population of the country should not be put to, so therefore there should have been a clear categorical announcement in my opinion। और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा था, एनजीटी के भी ऑर्डर जो कि मेरे पास है, एनजीटी ने यही कहा था, इट कैन नॉट गो स्ट्रेट अवे फॉर स्क्रैपिंग। स्क्रैपिंग इज it's a very comes with a sense of fear that your car will be scrapped, जिसमें कि पूरा सपना समाहित होता है पूरे परिवार का, सपनों के स्क्रैप होने जैसा। खैर, टुडू धवन जी, चूंकि आपने हमारे दोनों ही गेस्ट की बातों को सुना, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कंसर्न थे सिक्योरिटी को लेकर, पोल्यूशन को लेकर, और सरकार जो लॉन्ग टर्म में सोच रही है इकॉनमी को कैसे बूस्ट करेंगे जब ज़्यादा गाड़ियों का उत्पादन होगा, किस तरीके से जो स्क्रैप गाड़ियां हैं वो कच्चे माल के रूप में इंडस्ट्री को मिलेंगी। एक बहुत लंबा व्यू जो है फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ सरकार आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे में लोगों की भी ग्रीवेंसेस उनको भी ध्यान में रखना है, फ्यूचर के लिए भी सोचना है। अब आपका टेक क्या है इस पर? देखिए, इसके अंदर जो पॉलिसी बनाई है, जैसे हमारे दोनों ऑनरेबल पैनलिस्ट ने एक्सप्लेन तो आपको कर ही दिया है, बट दिस पॉलिसी रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ ट्वीकिंग, एंड उसको एक डायरेक्शन देने के लिए देयर हैज टू बी सम चेंजेस। अब फॉर इंस्टेंस, एक 10 लाख रुपए की गाड़ी लेते हैं, उसको 4-5 साल आप चलाने के बाद आप बेच देते हैं सेकंड हैंड में, वो जाके 4 लाख की बिक जाती है, और फिर वो आगे 2-3 साल चलाने के बाद वो भी आगे बेच देता है। नाउ द कार्स वैल्यू इज लेफ्ट ओनली 1.5 लाख या 2 लाख रुपए। अब वो गाड़ी को आप स्क्रैप करने के लिए जब भेजेंगे, तो हु इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी? द लास्ट ओनर इज गोइंग टू बी द बेनिफिशियरी, और द लास्ट ओनर को सारे आप रिलीफ दे देंगे, टैक्सेस एंड थिंग्स, then he is got no way of buying a new car himself. उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, and they are not from that society जिसके अंदर आप लोन्स ले लेंगे और और प्रावधान होंगे जिसके साथ आप नई गाड़ी खरीद सके। There are people who are looking for second hand and third hand and fourth hand गाड़ियां, जब वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल रेट के ऊपर आती है, और क्योंकि ये टेक्नोलॉजी जो नई आई है दैट्स वेरी ड्यूरेबल एंड इट्स लाइफ लॉन्गिंग, तो उसी हिसाब से वो गाड़ियां मिलती हैं लाख 2-2 लाख रुपए की। वो आदमी को आपने ये रिलीफ दिया, तो हु इज गोइंग टू बेनिफिट ऑफ दैट? वो तो कभी भी नहीं नई गाड़ी खरीद सकेगा। तो वो पैसे आपको इलेक्ट्रिक वाहनों को भी इंट्रोड्यूस करने के लिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ बढ़े। उस पे मैम इलेक्ट्रिक व्हीकल वेलकम है, बट मैं ईवी कब खरीदूंगा? जब आप स्क्रैप करा देंगे तब ईवी खरीदूंगा, तो मैं फिर कहीं नहीं रहूंगा, देन आई विल बी नोवेयर।
I have to get my vehicle scrapped. I do not have money to purchase a new EV vehicle. सवाल बहुत सारे हैं और ये जो पहलू है मुझे लगता है इस पर विचार करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऑनलाइन पे बहुत सारे सवाल हैं, एक सवाल हम ले लेते हैं चूँकि वक्त की कमी है। राकेश वर्मा है, उनका सवाल है कि स्क्रैप कराने पर सर्टिफिकेट के साथ जो रियायतों की गारंटी दी गई है अगर वो नहीं मिलती हैं तो क्या करें? इसका जवाब दुष्यंत जी आप दीजिए। मैं ये कहूंगा जो गारंटी है, जो पॉलिसी है, हाँ। इसको इन्फोर्स कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में हम लोग। ठीक है, बिकॉज द गवर्नमेंट कैन नॉट बैक आउट, इट इज रिटन इन ब्लैक एंड व्हाइट। सो वंस इट इज देयर ही कैन फाइल अ पिटिशन बिफोर द कंसर्न कोर्ट आस्किंग दैट दिस इज व्हाट यू हैव प्रॉमिस्ड, सो देयरफॉर यू मस्ट पे। तो इसलिए उससे निश्चिंत रहें जो हमारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं राकेश जी, दैट ही शुड रिमेन reassured that he will be honored with the benefits which is recorded in the policy. उनको मिलेगी ही मिलेगी कोर्ट ऑफ लॉ से उसको इन्फोर्स करा के। एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ये पॉलिसी लेके आई है, देन दे हैव नो प्लान टू डिसीड द पीपल। उनको ब्रीच करना कोई प्लान नहीं है। वो अगर वो स्क्रैप कराते हैं देन ही विल गेट इट। जी बिल्कुल, चूंकि अब वक्त कम है मैं चाहूंगी एक फाइनल कमेंट ले लेते हैं। पीके बनर्जी जी, पॉलिसी बहुत अच्छी है और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ इसको लागू किया गया है, जैसा कि सरकार ने अपने नोटिफिकेशन में बताया है, वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में भी इसके फ़ायदों को गिनाया था। मैं चाहूँगी इस पे आप एक फाइनल कमेंट दें और चाहे पॉलिसी जो भी हो लोगों को भी उसमें सहयोग देना होगा। जब हम फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, और सरकार को भी कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनानी होगी कि लोगों को लेकर हम साथ चलें। अमिता जी, एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात मैं कहना चाहूंगा कि जो ट्रांसपोर्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कंकरेंट लिस्ट में आता है। मतलब इसमें जवाबदारी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो स्टेट गवर्नमेंट का है। तो मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का समन्वय होना चाहिए, एक अलाइनमेंट होना चाहिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट उसी तल्लीनता के साथ आगे आए और उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट करने की दिशा में अपनी पॉलिसी बनाए, तभी ये हमें स्क्रैपेज का सबसे बड़ा लाभ मिल पाएगा। तो इसीलिए सेंट्रल स्टेट का अलाइनमेंट बहुत जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। टूटू धवन जी, आपका टेक, लास्ट कमेंट। धवन सर, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? जी, क्लोजिंग रिमार्क मैं चाहूंगी आप दीजिए। सुनाई नहीं दिया जी, क्लोजिंग रिमार्क। हम इसके फायदों नुकसान दोनों की बात कर रहे हैं। सरकार फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़ रही है, लोगों के अपने कंसर्न्स हैं, आपका क्या है इस पर फाइनल टेक? देखिए, फाइनल टेक तो यही है कि इसके अंदर क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए एंड देयर शुड बी नो अनड्यू प्रेशर ऑन द पीपल ऑन द सेगमेंट जो अफोर्ड नहीं कर सकता नई गाड़ी और जो अफोर्ड नहीं कर सकता वो बदली करने की, स्पेशली जो सीनियर सिटीजन हैं जिनकी गाड़ियां सिर्फ 10-10, 20-20 हज़ार किलोमीटर चलती हैं अब सारी 10 या 15 या 20 साल के अंदर, व्हाई शुड ही बी पेनलाइज्ड टू सेल हिज कार और चेंज हिज कार? तो ऐसी कुछ हैं मुश्किलात जो गवर्नमेंट को देखनी चाहिए कि कोई लेजिटिमेट जिसकी गाड़ी खराब है तो scrapping के लिए, but otherwise if it is giving good service and the tests have also proved कि उसके अंदर कोई ऐसा डिफेक्ट नहीं है, then why should those people suffer? क्योंकि वो जो सीनियर सिटीजन हैं खासतौर, उनके पास कोई प्रावधान नहीं है कि वो हर 2 साल या 10 साल के बाद गाड़ी अपनी बदली कर सके। जी ठीक है, दुष्यंत जी। स्क्रैपिंग पॉलिसी, हम कोई भी चीज फ्रॉम कॉन्स्पेक्टस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। हर एक पॉलिसी इज टू बी जुडिशियली रिव्यूड बाय द कोर्ट्स, स्पेशली सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि ये पैन इंडिया है। इट हैज टू बी रिव्यूड, इट हैज दोज थिंग्स व्हिच डायरेक्टली कनेक्ट्स विथ राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आई हैव अ लिबर्टी टू लीड लाइफ within the parameters of law and there should not be any forcing on me. So this requires a review, this requires fine tuning, this requires to be in terms with the common man of the country so that this policy can be made workable. This is a mandate which requires to be requires to be put in terms with Article 21 and 14 of Constitution of India, so that this policy will be evergreen policy to be ratified by the court. So therefore, a common man will be happy
the day this passes through the common man test or the on the touchstone of common man's parameter, and once that is there, we have a very good policy on board. बिल्कुल, थैंक यू सो मच इस विषय पर इतनी सार्थक चर्चा के लिए हमारे तीनों खास मेहमानों का। हालांकि यूरोपियन कंट्री में इस तरह के जो रूल्स है स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर वो 15-20 सालों से हैं, उसके फायदे देखते हुए सरकार ने इसे यहाँ इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा। लेकिन जैसे कि हमारे पैनलिस्ट कह रहे थे कि जो आम लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए, उनके कंसर्न्स को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत है। इसी के साथ फिलहाल आपका कानून के इस एपिसोड में इतना ही, लेकिन आपके अधिकारों, आपको न्याय कैसे मिलेगा, आपकी मदद कैसे की जा सकती है, सरकार और जो भी कानून होते हैं उसमें आपके लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इसी को लेकर तैयार किया गया है ये शो आपका कानून, जो कि आपकी हिफाजत, आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। आपके साथ अगर कोई नाइंसाफ़ी हो रही है, आपको आपका अधिकार नहीं मिल रहा, तो संसद टीवी आपको देगा वो मंच जिसके जरिए आप जान सकते हैं, अपने अधिकारों को कर सकते हैं, अपने हक की बात। तो फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड यानी कि अगले वीक आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक बार फिर से मेहमानों का शुक्रिया। नमस्कार।